हे एवरीवन, दिस इज ज्योति फ्रॉम दक्ष अकेडमी लाडवा। सो गाइस, आज की क्लास में हम करेंगे साइंस के प्रीवियस ईयर्स में आए हुए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, चलिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि जुखाम का क्या कारण है, या ये जो हो जाता है ना खांसी जुखाम सा, जो सर्दी जुखाम हो जाता है कॉमन कोल्ड, उसका क्या कारण है, या फिर जो है वो किस सूक्ष्म जीव की वजह से होता है, मतलब कि किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है। तो याद रखेंगे जो ये कॉमन कोल्ड है ये किसकी वजह से होता है, विषाणु की वजह से, मतलब कि वायरस की वजह से होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा सूक्ष्म जीव है। देखो, सूक्ष्म जीव की जब भी बात करते हो, सूक्ष्म जीव या फिर बोलूं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आप जो है मेन टाइप पे ये 4 कैटेगरीज के बारे में पढ़ते हो, जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ। तो इसमें से किसकी वजह से कॉमन कोल्ड होता है, नॉर्मल जो जुखाम होता है वो हो जाएगा आपका वायरस की वजह से। और इन चारों की वजह से ही क्या होता है, संक्रमक रोग होते हैं, मतलब कि कम्युनिकेबल, जैसे एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से, कहीं पर मान लो हमने स्नीज कर दिया, छींक दिया, तो वो एयर पूरा खराब हो गई, अगर कोई दूसरा व्यक्ति उस एयर में सांस लेता है तो उसे भी कोल्ड हो जाएगा, है ना। तो ये सारे किसकी वजह से होते हैं, कम्युनिकेबल, मतलब कि संक्रमक रोग। कौन से हो जाते हैं, संक्रमक रोग। तो याद रखेंगे कॉमन कोल्ड हो जाएगा हमारा वायरस। अभी वायरस से एक अच्छा क्वेश्चन याद रखना कि विषाणु की खोज का श्रेय किसको जाता है, तो आ जाएगा इवान वोस्की। याद रखेंगे किसको जाता है, इवान वोस्की। और वायरस से एक और क्वेश्चन भी याद रखेंगे कि जैसे जो वायरस है, देखो जब तक वो एयर में प्रेजेंट है तब तक तो वो अजीवित है, नॉन लिविंग है, लेकिन जैसे ही वो किसी पर्सन की बॉडी में एंटर करता है वायरस क्या हो जाता है, लिविंग हो जाता है। तो मतलब वायरस क्या है, एक बॉर्डर लाइन है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, मतलब कि सजीव और निर्जीव के बीच में एक बॉर्डर, एक सीमा क्या कहलाती है, वायरस कहलाती है। तो ये हो जाएगा बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, चलिएगा। तो इतना आपको वायरस से याद रखना है। नेक्स्ट और मैं आपको यहाँ से बताती हूँ, जैसे ये लिखा है देखिएगा, जीवाणु मतलब कि बैक्टीरिया। तो याद रखेंगे बैक्टीरिया की खोज का श्रेय किसे जाता है, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो ए.वी. लियो वैन हुक को, मतलब कि एंटोन वोन लियो वैन हुक, क्या नाम आ जाएगा, एंटोन वोन लियो वैन हुक को। इन्होंने क्या किया था, 1665 में सबसे 1674 में सबसे पहले जो जीवित कोशिका खोजी थी वो कौन सी खोजी थी, जीवाणु बैक्टीरिया ही खोजी थी 1674 में। ठीक है, इसके बाद ए.वी. लियो वैन हुक से एक दो और क्वेश्चन याद रख लेना कि आरबीसी मतलब कि रेड ब्लड सेल, इसकी खोज का श्रेय भी किसे जाता है, ए.वी. लियो वैन हुक को। और स्पर्म शुक्राणु की खोज का श्रेय भी किसे जाता है, तो हो जाएगा ए.वी. लियो वैन हुक को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए सॉरी नेक्स्ट पॉइंट आता है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कवक। तो कवक से भी 2-3 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं आपको लिखवाती हूँ। एक तो कवक से आप ये याद रखना कि जैसे जो पेनिसिलिन है ना, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का निर्माण, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है ना, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, इसका जो निर्माण है ये किस सूक्ष्म जीव की मदद से होता है, या किस सूक्ष्म जीव से पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का निर्माण होता है, तो याद रखना कवक से। कवक से ही क्या होता है, हम पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन और याद रखना कि पेनिसिलिन के टीके की खोज किसने करी थी, तो पेनिसिलिन के टीके की खोज किसने करी थी, तो आ जाएगा आंसर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी। किसने करी थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन के टीके की खोज किसने करी थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आंसर करोगे। और पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का निर्माण हम किस सूक्ष्म जीव से करते
करते हैं तो आंसर करोगे कवक। ठीक है, कवक से एक और क्वेश्चन याद रखना कि स्टडी ऑफ द फंजाई, यानी कि ये जो कवक है इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, स्टडी ऑफ द फंजाई, या फिर कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो आपका आ जाएगा माइकोलॉजी। क्या हो जाएगा, माइकोलॉजी। ठीक है, क्या कहा जाता है, माइकोलॉजी। इसके बाद एक और अच्छा क्वेश्चन याद रखना कि जो फंजाई है ना, जो कवक है, इसकी जो बाहर वाली जो कोशिका भित्ति होती है, मतलब कि जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति, वो किसकी बनी होती है, तो याद रखेंगे काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, काइटिन की जो होती है कोशिका भित्ति बनी हुई होती है। और एक और अच्छा क्वेश्चन आता है कि जो फंजाई है वो अपने फूड को, अपने खाने को किस फॉर्म में स्टोर करके रखता है, तो यह जो है अपने फूड को, अपने खाने को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करके रखता है। किसकी फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करके रखेगा। ठीक है, तो इतने पॉइंट आपने यहाँ से ये फंजाई से याद रखने हैं। इनको ना साथ साथ लिखते चलिएगा, जब बाद में आपका ये पूरी वीडियो खत्म हो जाएगी और लेक्चर जब देखोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद एक देखो प्रोटोजोआ लिखा है, तो प्रोटोजोआ से भी आप याद रख सकते हो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि जो मलेरिया है, मलेरिया किस सूक्ष्म जीव की वजह से होता है, तो आपका आ जाएगा प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। जो मलेरिया है ये भी किसकी वजह से होता है, आपका प्रोटोजोआ की वजह से होता है। और कौन से प्रोटोजोआ की वजह से होता है, तो आ जाएगा प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। और मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से जो है यह होता है। और मलेरिया से ये भी याद रखना, मलेरिया की जो दवा है वो किस वृक्ष से प्राप्त करते हो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, तो किससे प्राप्त करते हो, कुनेन नामक वृक्ष से। ठीक है, कुनेन नामक वृक्ष से इसकी जो है दवा को प्राप्त करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, जिसमें आपने मेन आंसर करना था जुकाम का कारण विषाणु। बाकी जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताए हैं किसी ना किसी पेपर में पूछे हुए पॉइंट्स हैं, तो इनको जो है नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन है कि संसार में सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है, तो हम आंसर करेंगे बांस। कौन सा हो जाएगा, बांस हो जाएगा। संसार में सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा हो जाएगा बांस या फिर बैम्बू। ठीक है, इसको जो है गोल्डन ग्रास के नाम से भी जाना जाता है। ये भी याद रखेंगे कि जो बांस है, बैम्बू है, उसे किस नाम से जाना जाता है, तो आ जाएगा गोल्डन ग्रास। ठीक है, गोल्डन ग्रास के नाम से उसे जाना जाता है। और एक और क्वेश्चन बताती हूँ कि भारत में सबसे ज्यादा बांस का उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा, तो असम हो जाएगा। भारत में जो बांस है उसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन हो जाएगा, बांस हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें, ओ सॉरी, असम हो जाएगा बांस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिएगा, निम्न में से कौन गैर संचारी रोग नहीं है, मतलब कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज नहीं है। देखिए भाई, यहाँ से पहले तो आप क्वेश्चन का मतलब समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से कौन सा नॉन संचारी या फिर नॉन कम्युनिकेबल नहीं है, मतलब कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था दो तरह की डिसीज होती हैं, एक तो किसी के कॉन्टैक्ट संक्रमण में आने से, और एक जो है नॉन कम्युनिकेबल जो खुद के शरीर की कमी की वजह से होगी। तो यहाँ पे आपने बताना है कि इसमें से जो गैर संचारी नॉन कम्युनिकेबल कौन सा नहीं है। तो इसके लिए पहले आपको इन चारों बीमारियों के बारे में भी पता होना चाहिए। सबसे पहले लिखा देखिएगा ऑर्थराइटिस। तो ऑर्थराइटिस से याद रखना ये किससे संबंधित है, जो भी जोड़ों में पेन होता है, मतलब कि जो भी जॉइंट्स में पेन होता है, तो ये ऑर्थराइटिस उससे संबंधित है। तो सिंपल सी बात है, ये तो कैसी डिसीज हुई, नॉन कम्युनिकेबल, ये तो पर्सन का खुद के साथ है ना, किसी के कांटेक्ट में आने से थोड़े ना हुआ।
दूसरे नंबर पर लिखा रिकेट्स मतलब कि सूखा रोग। तो ये याद रखना, ये किसकी वजह से होता है? विटामिन डी की कमी की वजह से। तो रिकेट्स रोग किसकी वजह से होता है? विटामिन डी की कमी की वजह से। जनरली जो बच्चे होते हैं उनमें यह होता है, तो यह भी खुद के शरीर की कमी की वजह से हुआ। नेक्स्ट लिखा हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में क्या होता है देखिएगा, हाइपरटेंशन में जो ब्लड प्रेशर है, जो बीपी है, मतलब कि जो रक्तचाप होता है, वह अपने नॉर्मल से बढ़ जाता है। ठीक है, नॉर्मल रक्तचाप ब्लड प्रेशर कितना होता है पर्सन का? तो 120/80। यही लिखते हैं ना, 120/80 mm ऑफ द HT ये होता है। तो जो 120 होता है ये आपका ऊपर वाला वो प्रेशर जो होता है, अगर ये बढ़ जाता है 120 से तो इसको आप हाइपरटेंशन बोलते हो। अगर ये कम हो जाता है, किससे? 80 से कम हो जाता है, तो ये भी लिख लेना, इसको आप जो है हाइपोटेंशन बोलते हो। है दोनों में ही टेंशन, चाहे कम हो जाए चाहे आपका जो है भाई बढ़ जाए। ठीक है ना, तो बढ़ जाता है तो वो हाइपरटेंशन हो जाएगा, 120 से कम हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा आपका? हाइपोटेंशन, और बढ़ जाता है तो वो हो जाएगा हाइपरटेंशन। ठीक है, इसके बाद यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन आया था कि जैसे जब भी ये बीपी, ये मतलब कि जब भी मान लो ब्लड टेस्ट होता है या शुगर टेस्ट या कोई भी टेस्ट है, तो उसमें वो थर्ड फिंगर का ही क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये जो तीसरी फिंगर की जो भी नसें होती हैं इसमें से, वो सीधे जो होती हैं दिल से जुड़ी हुई होती हैं। तो ये भी आप याद रखना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इसमें लिखा है देखो कोलेरा। तो कोलेरा से याद रखना हैजा। ये क्या है आपका? गैर संचारी रोग नहीं है, मतलब कि नॉन कम्युनिकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कोलेरा है यह संक्रमण से फैलता है। और किस संक्रमण से? तो याद रखना, एक बैक्टीरिया है, जीवाणु है। कौन सा जीवाणु हो जाएगा? तो विब्रियो कोलेरा। कौन सा हो जाएगा? विब्रियो कोलेरा। याद रखेंगे, विब्रियो कोलेरा। इससे क्या होता है? कोलेरा मतलब हैजा फैलता है, गंदा पानी वगैरह पीने से या कुछ भी ऐसा खाने से क्या हो जाता है? यह फैलता है। सबसे ज्यादा जो बढ़िया आता है उसको यह क्या करता है? अफेक्ट करता है। तो याद रखेंगे, विब्रियो कोलेरा जीवाणु से फैलता है। तो इनमें से नॉन कम्युनिकेबल कौन सा नहीं है? तो आप आंसर करोगे डी नंबर पर, आपका कौन सा आ जाएगा? कोलेरा। बाकी जो 3 बीमारियों के बारे में बताया इनको भी लिख लेना। नेक्स्ट लिखा है देखो, अच्छा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऊर्जा का स्रोत नहीं है? मतलब कि ये जो यहाँ पे मैंने न्यूट्रिशन लिखे हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स लिखे हैं, उसमें से कहता है ये बताइए कौन हमें ऊर्जा एनर्जी नहीं देता। ठीक है, तो इधर लिखा है देखिएगा फैट मतलब कि वसा। तो जो वसा है उससे तो हमें एक्सेस में एनर्जी मिलती है, मतलब बहुत सारी उससे एनर्जी हमें मिलती है। ये दूध हो गया, घी, मक्खन, जितनी भी सारी चीजें हैं। तो जैसे फैट है तो याद रखना, फैट से तो आपको एक्सेस में एनर्जी मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी आपको मिलती है। इसके बाद लिखा है देखिएगा जैसे प्रोटीन। तो प्रोटीन से भी क्या होता है? मसल्स वगैरह बिल्ट होती हैं, तो प्रोटीन से भी हमें एनर्जी मिलती है। इसके बाद लिखा है कार्बोहाइड्रेट। जैसे हम रोटी वगैरह खाते हैं या ग्लूकोज हो गया, तो इनसे तो हमें क्या है? इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, एकदम से एनर्जी मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट से भी याद रखना हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। तो बचा कौन सा हमारा? ये बचा विटामिन। विटामिन तो याद रखना, जो ये विटामिन है इससे हमें कोई भी ऊर्जा, कोई भी एनर्जी नहीं मिलती है। ठीक है, बाकी एक अच्छा क्वेश्चन आता है कि विटामिन की खोज किसने करी थी? तो याद रखना, सी फंक ने जो थी विटामिन की खोज करी थी। किसने करी थी? सी फंक ने विटामिन की खोज करी थी। इसके बाद देखिए, जैसे यहाँ पे विटामिन की बात आई है, तो गाइस इसके बारे में हमने डिटेल में पूरा यह जो है टॉपिक कवर किया हुआ है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आप विटामिन सर्च कीजिएगा, वहाँ पे इसकी जितनी भी 6-7 ये टॉपिक्स हैं, ये विटामिन के ही, जैसे विटामिन ए हो गया, बी सी डी ई के, तो ये सारे के सारे आपको वहाँ पर जो है डिटेल में मिल जाएंगे। एक काफ़ी अच्छा आपका चैप्टर तैयार हो जाएगा। ठीक है, बाकी मैं आपको एक और
बात बताती हूँ। अगर आप घर पे हो और मतलब तैयारी वगैरह नहीं हो रही है अच्छे से, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो गाइस, जैसे कि आपको पता है हमारा ये यूट्यूब चैनल है, तो इसके थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हो। जो भी मतलब आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए या फिर टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। डेली का वहाँ पर आपको शेड्यूल मिलेगा प्रॉपर, आपको होमवर्क सेंड किया जाएगा, प्रॉपर असाइनमेंट मिलेंगी हर सब्जेक्ट की, ठीक है, ताकि घर बैठे आप अपनी बहुत अच्छे से तैयारी कर सको। तो चाहो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर शेयर कर सकते हो, तो जो चैनल का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप जुड़ जाओगे। या इसके अलावा ये जो टेलीग्राम ग्रुप है दक्ष एकेडमी लाडवा, यहाँ पर भी जो है डेली का होमवर्क शेड्यूल असाइनमेंट सब कुछ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो घर बैठे आप अपनी बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, आवृत्ति मतलब कि फ्रीक्वेंसी के आधार पर जो ध्वनि तरंगे हैं, जो साउंड वेव्स हैं, वो कितनी तरह की होती हैं। तो याद रखना जो ध्वनि तरंगे हैं वह हमारी 3 तरह की होती हैं, ठीक है। तीनों के नाम आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हमने लिखा, देखिएगा, इंफ्रासोनिक वेव्स। क्या लिखा? इंफ्रासोनिक वेव्स मतलब कि अवरक्त तरंगे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझ लेंगे। आपका अवरक्त तरंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पर याद रखिएगा ऑडिबल वेव्स, ऑडिबल रेंज लिखिएगा इसको, इंफ्रासोनिक रेंज। दूसरा हो जाएगा हमारा ऑडिबल रेंज, जिसमें हो जाएगी हमारी श्रव्य ध्वनि या फिर श्रव्य तरंगे। दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा हमारा अल्ट्रासोनिक रेंज, मतलब कि पराश्रव्य ध्वनि या फिर पराश्रव्य रेंज या फिर पराश्रव्य ध्वनि। तो याद रखेंगे जो ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को आप किस में मेजर करते हो? हर्ट्ज में मेजर करते हो, हर्ट्ज में, ठीक है। चलिएगा, तो हर्ट्ज में याद रखना जो ये हमारी इंफ्रासोनिक रेंज है, इसमें रेंज कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से कम की रेंज होगी। ऑडिबल रेंज में 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज मतलब 20 किलो हर्ट्ज तक हो जाएगी। और अल्ट्रासोनिक में क्या हो जाएगा? 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की जो भी रेंज है वो इसमें अल्ट्रासोनिक रेंज में आ जाएगी, ठीक है। तो ये जैसे देखो इंफ्रासोनिक रेंज है, जितने भी ये जानवर वगैरह हैं, एनिमल्स हो गया, डॉग, कैट, या फिर जो भी भूकंप वगैरह आता है तब इनको पता लग जाता है, इधर उधर भागने लगते हैं ना, तो वो इनको कुछ दिखाई नहीं देता, इनको क्या होता है? सुनाई देते हैं। तो इनको जो है यह अवरक्त तरंगे सुनाई देती हैं, जो कि हमें सुनाई नहीं देती। इसके बाद लिखा ऑडिबल रेंज, तो जो ह्यूमन है ये क्या सुन सकते हैं? इसी श्रव्य ध्वनि को सुन सकता है। और एक लिखा आपका अल्ट्रासोनिक रेंज मतलब कि पराश्रव्य ध्वनि। तो यहाँ से भी याद रखना ये क्या होती है? जो 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की जो भी साउंड होगी ना, वो आपकी किस में आती है? अल्ट्रासोनिक रेंज में। जैसे इसमें आप याद रख सकते हो, जैसे डॉल्फिन हो गया, शार्क हो गया, तो ये अपने शिकार का पता लगाने के लिए इन्हीं अल्ट्रासोनिक रेंज को छोड़ती हैं। एक तो ये इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन याद रखना। दूसरा याद रखना, यहाँ से एक और आ जाता है हमारा सोनार। सोनार भी आपका किस चीज पर बेस्ड है? इसी अल्ट्रासोनिक रेंज पर जो होता है बेस्ड होता है। जैसे मान लो इस तरीके से हमने कोई भी एक जहाज बनाया, यहाँ पे पानी है, यहाँ पर क्या होता है? मान लो कोई बड़ा सा गड्ढा या कुछ भी ऐसा, या कोई भी यहाँ पे शार्क वगैरह है, तो यहाँ पर सोनार में इसमें होता क्या है? सोनार का मेन मतलब होता है कि पानी की जो भी वाटर है उसकी गतिविधियों को देखने के लिए आप, या पानी में कुछ खो जाए तो इसी सोनार का ही आप यूज करते हो। तो इस शिप में क्या लगा होता है? एक तो देखो ट्रांसमीटर लगा होता है जो कि सिग्नल को भेजता है कि आगे अगर कुछ भी खतरा है, और यहीं पर ही क्या लगा होता है? रिसीवर लगा हुआ होता है। तो यहाँ पे अगर कुछ भी शैलो वाटर मतलब एकदम गड्ढा पानी आ जाए, डीप वाटर, कोई शार्क आ जाए, तो इससे जो वो शिप चला रहा होता है उसे पता लग जाता है। किसकी हेल्प से? सोनार की हेल्प से। बाकी कमेंट बॉक्स में आपको जो है सोनार की फुल फॉर्म बतानी है, ठीक है। एक इसकी तीसरी और बढ़िया एप्लीकेशन याद रख लेना, यूएसजी। यूएसजी क्या हो जाता है? अल्ट्रासोनोग्राफी। तो अल्ट्रासोनोग्राफी में भी क्या होता है? जैसे मान लो
किडनी का स्टोन है उसको देखने के लिए किसका यूज़ होता है, अल्ट्रासोनोग्राफी का। या फिर किसी मदर की वोम में कोई बेबी पल रहा है तो उसकी हेल्थ को जांचने के लिए भी किसका प्रयोग होता है, आपका अल्ट्रासोनिक रेंज का। तो इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। बाकी एक और अच्छा क्वेश्चन याद रखना, जो फ्रीक्वेंसी है, ये आपकी आवृत्ति है, यह जो है लाउडनेस पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, यह किस पर डिपेंड नहीं करती, लाउडनेस पर डिपेंड नहीं करती। यह किस पर डिपेंड करती है, आवाज पर डिपेंड करती है। मतलब किसकी जो है कितनी मधुर आवाज है उस पर यह जो है डिपेंड करती है। जैसे मान लो एक कोई पर्सन है जो 20 हर्ट्ज की वो फ्रीक्वेंसी या मान लो 200 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से बोल रहे हैं, कोई बी पर्सन है वो मान लो आपका 1000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से बोल रहा है। तो ये क्वेश्चन आया था पेपर में एक बार कि दोनों में से किसकी जो आवाज है वो जोर से सुनाई देगी। तो बच्चों ने ये आंसर टिक कर दिया, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो लाउडनेस पर डिपेंड नहीं करेगी, दोनों की आवाज जो है वो सेम सुनाई देगी, वो डिपेंड करेगी मधुर आवाज पर। जैसे जो गर्ल्स हैं उनका ये जो वोकल कॉर्ड होता है या आवाज कैसी होती है, मधुर होती है। तो ये जो बी है ये किसकी साउंड होगी, गर्ल की साउंड होगी, और ये किसकी साउंड होगी, बॉय की साउंड होगी। तो ये डिपेंड करता है कि कौन कितना साफ या कितनी जो है वो मधुर आवाज है, फ्रीक्वेंसी आपकी उस पर डिपेंड करती है। जो लाउडनेस की बात आती है वहां पे एम्पलीट्यूड आता है, तो उसको हम साउंड चैप्टर में पूरा आपको डिटेल में मैं करवाऊंगी। जो एम्पलीट्यूड हो गया या फिर जो लाउडनेस है यह उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, एक और यहाँ से आप क्वेश्चन याद रखना कि कोई भी आपने जैसे ध्वनि सुनी तो उसका असर कितनी देर तक कान पर रहता है, तो आंसर आ जाएगा 0.1 सेकंड तक या 1/10वें हिस्से तक जो है आपका ध्वनि का असर कहाँ पर रहता है, कान तक रहता है। ठीक है, चलिएगा, इतना समझ में आ जाएगा। बाकी साउंड के बारे में हम अलग से भी वीडियो लेकर आएंगे जिसमें मैं आपको पूरा जो है डिटेल में ये करवाऊंगी। बाकी ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, बाकी आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है इसमें भी आप जुड़ सकते हो अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए। ठीक है, चलिएगा, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।